क्वांटम केमिस्ट्री के इस कोर्स में सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ी श्रोडिंगर इक्वेशन को, जिसके थ्रू आपने समझा आइडियल सिस्टम को। उसके बाद अगर आपको रियल सिस्टम को समझना है तो आपको जरूरत पड़ती है अप्रोक्सीमेशन मेथड्स की, जिसके अंदर आपने सबसे पहले पढ़ा कि आखिर पर्टर्बेशन थ्योरी क्या होती है। उसके बाद आपने पढ़ा कि आखिर वेरिएशन प्रिंसिपल क्या होता है, और फिर आपने पढ़ा लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल क्या होता है। इसकी एप्लीकेशन वो देखने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर कि कैसे आप लोग एमओटी के अंदर या फिर HMOT के अंदर लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल का यूज कर सकते हो अपने ऑब्जर्वेबल्स की वैल्यूज को निकालने के लिए या फिर बॉन्डिंग थ्योरीज को समझने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 11 of quantum chemistry and I hope आप लोग quantum chemistry को बिल्कुल स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो। अगर स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो, आपको समझ में आ रही है वीडियोस, आपको पसंद आते हो वीडियोस को आप लोग लाइक कर सकते हो। चैनल के ऊपर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी आपको जरूर प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक टाइमली पहुंचती रहे। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल को, जहां पर आप लोग देख रहे थे कि कैसे आप लोग उसको अप्लाई कर सकते हो अपनी बॉन्डिंग थ्योरीज के ऊपर, चाहे वो आपकी VBT हो, MOT हो या फिर HMOT हो। तो आज हम लोग उसकी एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं कि MOT के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं, HMOT के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं। लेकिन जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां पर आपके पास एक डिटरमिनेंट की फॉर्मेशन हो जाती है। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम डिटरमिनेंट तक पहुंच चुके हैं। अब आगे जाकर आपको उन डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करना है। तो कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, पहले हम लोग उसको सीख लेते हैं, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन देखेंगे MOT के अंदर और HMOT के अंदर कैसे आप लोग बाकी सब चीजें निकालने वाले हो विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। लेकिन डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि डिटरमिनेंट आपको दिखता कैसा है। बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं। तो अगर आप लोग बायो बैकग्राउंड के तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, बहुत इजीली आप लोग बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो डिटरमिनेंट बेसिकली आपको कुछ इस टाइप का दिखता है। आपके पास क्या होते हैं, कुछ वैल्यूज यहाँ पर लिखी होती हैं, नंबर ऑफ रोज आपके पास यहाँ पर होती है, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास होते हैं। तो रोज आपके पास कितनी हो सकती है और कॉलम भी आपके पास कितने भी हो सकते हैं। और रोज और कॉलम के अंदर आपको नंबर्स को ऐसे अरेंज करना है। उसके बाद अगर आपके साइड के अंदर ऐसे एक वर्टिकल लाइन ऐसे बनी होती है, इस साइड भी और इस साइड भी, तो इसको आप लोग क्या बोलते हो, डिटरमिनेंट बोलते हो। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो, इससे आप लोग नंबर ऑफ इक्वेशंस को बना सकते हो। अगर आपके पास दो रोज हैं, दो कॉलम है, तो आप वहां से दो इक्वेशन को बना सकते हो। और जनरली आपके पास जो क्वेश्चन आने वाला है उसके अंदर या तो दो आपके पास रो होने वाली है या फिर मैक्सिमम उसके अंदर आपके पास 3 रो हो सकती है। तो उनकी क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, तो उनको सॉल्व करना आप लोग आगे जाकर बड़े आराम से सीख जाओगे। लेकिन सबसे पहले सीखते हैं कि आप लोग किस तरीके से दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हो, और उससे इंपॉर्टेंट ये है कि कब आप लोग किन्हीं दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट की नोटेशन देनी है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम है। तो आप लोग यहां पर देख सकते हो कि इसके अंदर दो आपके पास यहां पर रो है, एक आपके पास ये रही, दूसरे आपके पास ये रही, और सेम उस तरीके से आपके पास यहां पर दो कॉलम है, एक आपके पास ये रहा और सेकंड आपके पास ये रहा। तो आप इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, आप इसको रिप्रेजेंट करोगे कि आपके पास 2/2 की क्या है, आपके पास एक डिटरमिनेंट है, यानी कि आपके पास क्या है, दो रो है, आपके पास यहां पर क्या है, दो इसके अंदर कॉलम है। कॉलम को आप लोग लिखते हो राइट के अंदर, रो को आप लोग लिखते हो लेफ्ट के अंदर लिखते हो। सेम उस तरीके से अगर मैं आपके सामने नंबर्स दे देता हूं A1 और B1 और इसके आगे पीछे लगा देता हूं वर्टिकल डायनो, जो क्या मेरे पास डिटरमिनेंट बन जाएगा। और क्योंकि इसके अंदर दो रो है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है, तो मैं इसकी नोटेशन करूंगा 2 × 1, यानी कि इसके अंदर आपके पास यहां पर क्या होने वाली है, दो रो होने वाली है और एक आपके पास यहां पर क्या होने वाला है, कॉलम होने वाला है। तो जब भी आप किन्हीं दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कर रहे होते हो तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो दो आप डिटरमिनेंट आपने यहां पर ली है, इस वाले का आपको देखना है कि कॉलम कितना है, इस वाले का आपको देखना है रो कितना है। अगर ये दोनों नंबर एक दूसरे के इक्वल होते हैं तभी आप लोग इन दोनों डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप इनको मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। और जब आप लोग इनको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास एक और डिटरमिनेंट बन जाएंगे, जिसके अंदर आपके पास क्या होने वाले हैं, दो आपके पास रो होने वाले हैं और एक आपके पास क्या होने वाले हैं, कॉलम होने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जिन डिटरमिनेंट को आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके अंदर जो पहली डिटरमिनेंट है उसके कॉलम आपके पास कितने हैं और इसके आपके पास रो कितनी है। अगर ये दोनों आपके पास इक्वल होते हैं तभी आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट आपका मैट्रिक्स आने वाली है उसके आपके पास नंबर ऑफ रो कितने होने वाले हैं, 2 होने वाले हैं, और यहाँ पास कितने होने वाले हैं, 1 होने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सैंपल लेकर चलता हूँ, आपके पास डिटरमिनेंट यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ABCD, आपके पास क्या है 2 × 2 की, आपके पास क्या है A1 × में B1 किया। तो इसको मल्टीप्लाई आप लोग कैसे करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर इस मैट्रिक्स का पहला रो को लेना है, यहाँ पर क्या करना है, इस पहली कॉलम को यहाँ पर कंसीडर करना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, हर एक नंबर को दूसरे नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते कर चलना है और उसको ऐड कर देना बाद में। जैसे कि आप लोग A को मल्टीप्लाई करने वाले हो, इस A1 के पास क्या बन जाएगा, A × A1 बन जाएगा। उसके बाद आपको इसी रो के सेकंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है इसी कॉलम के सेकंड एलिमेंट से, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है B को, B1 के पास क्या बन जाएगा, B × में B1 बन जाएगा।
जाएगा यहाँ पर पास पूरा टर्म में पास यहाँ पर क्या बन जाएगी ये a इंटू में a1 प्लस का b इंटू में b1। तो बेसिकली आपको रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, हर एक आपको एलिमेंट को दूसरे के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। आपको इस पहले वाले को मल्टीप्लाई करना है पहले वाले के साथ, आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ। अगर इन डिटरमिनेंट्स के अंदर आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ रो और ये नंबर ऑफ कॉलम अगर आपस सेम होते हैं तो आप लोग इनको बड़े आराम से मल्टीप्लाई कर पाओगे। आपके पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म होगी, यहाँ पर भी एक टर्म होगी, यहाँ पर भी टर्म होगी, यहाँ पर भी टर्म होगी। अगर आपके पास यहाँ पर तीसरा कॉलम भी होता तो डेफिनेटली आपके पास यहाँ पर एक और रो होनी चाहिए थी, तभी आप लोग इनको मल्टीप्लाई कर पाते। तो आप लोग आराम से यहाँ पर इनको हमेशा मल्टीप्लाई कर पाओगे। तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा a इंटू में a1 प्लस का b इंटू में b1। तो ये पूरा आपके पास क्या निकल जाएगा, एक वैल्यू यहाँ पर आपके सामने निकल के आ जाएगी। उसके बाद क्या करना है, आपको सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है इसी कॉलम के साथ, यानी क्या करना पड़ेगा आपको c इंटू में a1 करना पड़ेगा, उसके बाद d इंटू में b1 करना पड़ेगा। क्या बन जाएगा c इंटू में a1 प्लस का d इंटू में b1। तो एक नंबर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। और जो आपके पास यहाँ पर डिटरमिनेंट बन रही है, अब इसके अंदर आपके पास क्या है, दो तो रो है और सिर्फ एक ही कॉलम है। बस क्या बनने वाली है 2 क्रॉस 1 वाली आपके पास एक रिजल्टेंट डिटरमिनेंट बनने वाली है। जिन डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करना है उनका रो और कॉलम आपको देखना है। अगर पहले वाले की कॉलम और दूसरे वाले का रो आपके पास सेम नंबर की है तो उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनने वाली है उसके अंदर आपको पहले वाले का रो देखना है, दूसरे वाले का कॉलम देखना है, उसको आप लोग ऐसे रख लो, उसके बन जाएगी रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन जाएगी। तो इस तरीके से आपको इन तरीके से सॉल्व करना है, आगे जाकर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत ईजिली हो जाएंगे। 3-4 क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर और लिखा हुआ है, हमारे पास यहाँ मैट्रिक्स होती है 3/3 के पास होती है 3/1 की। तो सबसे पहले आपको देखना है कि पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रो क्या इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो आपके पास आएगी रिजल्ट मैट्रिक्स का पास क्या होने वाला है 3 इंटू में 1 होने वाला है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ आपके पास इस तरीके से आएगा। आपको a को मल्टीप्लाई करना है पहले a1 के साथ, फिर आपको b को मल्टीप्लाई करना है b1 के साथ, करना है c को मल्टीप्लाई करना है c1 के साथ। आपके पास एक टर्म आ जाएगी a इंटू में a1 प्लस b इंटू का b1 प्लस का c इंटू में c1। उसके बाद आपको सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है इसी कॉलम के साथ, बन जाएगा पास d इंटू में a1 बन जाएगा, e इंटू में b1 बन जाएगा, f इंटू में c1 बन जाएगा। तो इस टाइप के पास टर्म आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। फिर आपके पास यहाँ पर एक और टर्म आएगी, जब मल्टीप्लाई करोगे g को a1 के साथ, h को b1 के साथ और i को c1 के पास यहाँ पर क्या बन जाएगा g इंटू में a1 प्लस का h इंटू में b1 प्लस का i इंटू में c1। आपके पास जो बन रही है डिटरमिनेंट, इसके अंदर नंबर ऑफ रो आपके पास रहने वाली है 3 और नंबर ऑफ कॉलम पर कितने बन जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही बन जाएगा। उसको आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो कि आपके पास जो मैट्रिक्स बनने वाला, जो डिटरमिनेंट आपके पास बनने वाला है उसके अंदर कितने रो होने वाले हैं और कितने आपके पास कॉलम होने वाले हैं। तो आई होप आप इनको मल्टीप्लाई करना सीख गए होंगे। लेकिन इन मैट्रिक्स का आप लोग कैसे यूज करते हो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप लोग पढ़ रहे होते हो एमओटी को, और एमओटी को पढ़ते हुए हम लोग सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल लेकर चलते हैं जो कि आपका होता है H2+। इसके अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। आपके पास यहाँ पर क्या होते हैं 2 न्यूक्लाई होते हैं और ये सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल आपके पास होता है। तो सबसे पहले हम लोग इस थ्योरी को समझेंगे सबसे सिंपल मॉलिक्यूल को लेकर, उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की तरफ मूव करते जाएंगे। तो ये आपके पास सबसे छोटा सिस्टम होता है H2+। इफ वी नीड टू कैलकुलेट Hij और HII वी हैव टू कंसीडर द हैमिल्टन टेकन एवरी इंटरेक्शन इनटू अकाउंट। आपको पता है कि जब आपको सोल्व करना पड़ता है लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल से आपके पास लास्ट में मैट्रिक्स बन जाती है। उस मैट्रिक्स में आपके पास टर्म होती है H11 जैसी, H21 जैसी, H33 जैसी, यानी कि आपको उनको सोल्व करना होता है। जब आप लोग उनको सोल्व करते हैं आपके पास क्या होता है इंटीग्रल के अंदर हैमिल्टन होता है, यानी कि आपको हैमिल्टन की यहाँ पर जरूरत पड़ रही होती है। लेकिन अगर इस इलेक्ट्रॉन की हैमिल्टन की आप लोग बात कर रहे होते हैं तो इसके हैमिल्टन के अंदर तो आपके पास क्या होने वाली है, सबसे पहले इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, उसके बाद आपको ऐड करना पड़ता है पोटेंशियल एनर्जी को। तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास इस एटम की वजह से भी होगी और आपके पास क्या होने वाली है, इसकी वजह से भी होने वाली है। अगर ये डिस्टेंस आपका r है, ये डिस्टेंस आपके पास r भी है और इन दोनों के बीच में आपके पास क्या है r है, तो आपके पास क्या हो जाने वाले हैं, यहाँ पर 3 पोटेंशियल हो जाने वाले हैं। इस इलेक्ट्रॉन का इस H के ऊपर, इस इलेक्ट्रॉन का इस H के ऊपर और इस H का इस H के ऊपर। तो उन तीनों के इफेक्ट को आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो उसकी वजह से आपका जो हैमिल्टन है बस ये क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और इतने बड़े हैमिल्टन को लोग सोल्व कर रहे होंगे वो भी ट्रायल वेव फंक्शन के साथ, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यानी कि आप इस हैमिल्टन को सोल्व नहीं कर पाओगे। आपको यहाँ पर जरूरत पड़ती है अप्रोक्सीमेशन मेथड की। आपके पास एक ट्रायल वेव फंक्शन तो है और जिस सिस्टम को हम लोग पढ़ रहे हैं आपके पास यहाँ पर होता है एक इलेक्ट्रॉन, आपके पास यहाँ पर होते हैं 2 H के एटम। इसका ट्रायल वेव फंक्शन हम लोग लिख सकते हैं। आपके पास क्या बन जाएगा C1 इंटू में 5s। अब 1s मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के पास क्या होता है 1s ऑर्बिटल ही होता है। तो आपके पास क्या बन जाएगा 5 of 1s of A एटम, या बस क्या बन जाएगा 5 of 1s of B एटम। दोनों हाइड्रोजन है, उनको अलग अलग करने के लिए मैंने यहाँ पर A और B को यहाँ पर इस तरीके से नाम दे दिया। अगर आपके पास ऐसा ट्रायल वेव फंक्शन होता है तो इसको आप लोग डायरेक्टली एक डिटरमिनेंट की फॉर्म के अंदर कैसे लिखते हो ये अब आपको पता है। फ्रॉम ट्रायल वेव फंक्शन वी कैन नाउ डायरेक्टली राइट द सॉल्यूशन एज सेक्युलर डिटरमिनेंट। बस कैसे होने वाला है, सेक्युलर डिटरमिनेंट होने वाला। बस क्या बन जाएगा H11 माइनस ES11, H12 माइनस का ES11। बस क्या सबसे पहले 1 होता है, 1 से पास 1 आएगा, फिर 1 से पास क्या आने वाला है 2 आने वाला है। बस क्या होता है 2 होता है, 2 से 1 आएगा, बस क्या आएगा 2 से आपके साथ 2 आने वाला है। तो इस तरीके का बस क्या बन जाने वाली डिटरमिनेंट बन जाने वाली है।
है। अब इसको आप लोग कैसे सोल्व करोगे, क्योंकि जब आप लोग यहाँ पर H11 को लिखने वाले हो, H12 को लिखने वाले हो, H22 को लिखने वाले हो, जरूरत पड़ने वाली आपको हैमिल्टन की, और हैमिल्टन आपके पास क्या होने वाला है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, यानी कि ये डिटरमिनेंट बस क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसको आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपने क्या किया गया है, इसके लिए आपके पास यहाँ पर क्या आता है, अप्रोक्सीमेशन आता है। जैसे कि जब लोग पढ़ते हो हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को, एमओटी को हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे बाद में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि आखिर HMOT क्या है, इसके अंदर अप्रोक्सीमेशन कैसे लिया गया, उसके बाद हम लोग समझेंगे आखिर एमओटी के अंदर कैसे अप्रोक्सीमेशन लिया जाता है। तो बेसिकली HMOT एक अप्रोक्सीमेशन मेथड है जिसके अंदर हैमिल्टनियन की जरूरत नहीं पड़ रही होती है। अगर आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर बिना हैमिल्टनियन के कहीं पर भी एनर्जी निकालोगे तो वो आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट के बराबर नहीं आने वाली है, आप लोग वहां पर निकालते हो मिनिमाइज एनर्जी। अब क्योंकि वो बिल्कुल एग्जैक्ट के बराबर नहीं आने वाली है, इसलिए आपके पास जो ये थ्योरी होने वाली है, जो ये मेथड होने वाला है, क्या होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव रहने वाला है, क्वांटिटेटिव ये कभी भी नहीं होगा। आपके पास यहाँ जो वैल्यू आने वाली है वो वैल्यू एकदम एग्जैक्ट वैल्यू के कभी बराबर नहीं आ पाएगी। लेकिन अगर आपके पास एक जैसे सिस्टम होंगे तो आप लोग उन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, उन सब सिस्टम को आप लोग कंपेयर कर सकते हो। अगर आपके पास मान लो 3 सिस्टम है, तीनों बिल्कुल सेम तरीके से बिहेव कर रहे हैं, आपने जो अप्रोक्सीमेशन लिया है वो तीनों सिस्टम के लिए एकदम सेम है, तो उस बेस के अंदर आप लोग उसको कंपेयर कर सकते हो, क्वालिटी वाइज आप लोग चेक कर सकते हो इस थ्योरी को, लेकिन आप लोग क्वांटिटेटिव इसको यूज नहीं कर सकते। हमारे पास क्या है, हैमिल्टन पास यहाँ पर नहीं होता, और बिना हैमिल्टन के आप लोग एनर्जी निकालोगे तो आप पास बिल्कुल एग्जैक्ट के बराबर कभी भी नहीं आती। लेट्स से वी हैव टू स्टडी द मोशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन CH2CH2+। आपके पास ये एक सिस्टम है, आपको पता है कि सारे जो कार्बन यहाँ पर है ये sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। आपको पता है कि आपके पास जो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसमें बस क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि यहाँ पर कॉन्जुगेशन के अंदर रहेंगे। तीनों क्या है, sp2 है, प्लेनर मॉलिक्यूल है। आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेशन हो जाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेशन में बस क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है, यानी कि किस तरीके से आप लोग इसकी डीलोकलाइजेशन एनर्जी को निकाल सकते हो, क्वांटम मैकेनिकल भी उसको भी निकालने वाले। लेकिन पहले लोग समझिए हम लोग यहाँ पर क्या निकालने वाले हैं। आपके पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये इस डीलोकेशन यहाँ पर कर रहा है, इस कार्बन से इस कार्बन के ऊपर जाएगा, फिर इस कार्बन से इस कार्बन के ऊपर जाएगा। अगर मैं लिखना चाहता हूँ इसका ट्रायल से क्या बन जाएगा, आपके पास वो C1 इंटू में 5pz1। अगर मैं मानकर चलता हूँ कि आपको जो मॉलिक्यूल है ये XY प्लेन के अंदर है, तो आपके पास जो Z डायरेक्शन के अंदर आपके पास p ऑर्बिटल होता है जो खाली होने वाला है, उसके अंदर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइजेशन कर रहा होगा। तो आपके पास ट्रायल क्या बन जाएगा, C1 इंटू में 5pz1 प्लस का C2 इंटू में 5pz2 प्लस का C3 इंटू में 5pz3। और अगर आपके पास ट्रायल वेव फंक्शन है तो वहां से आप लोग डायरेक्टली कह सकते हो सेकुलर डिटरमिनेंट को लिख सकते हो। तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाने वाली है, 3/3 का एक डिटरमिनेंट बनने वाला है, तो उसको आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली से क्या बन जाएगा, H11 माइनस का ES11, H12 माइनस का ES12। तो इस तरीके से आप लोग अपने पूरे की पूरे डिटरमिनेंट को बना सकते हो इजीली, अगर आपके पास ट्रायल वेव फंक्शन लिखा हुआ है तो ट्रायल वेव फंक्शन की हेल्प से आप लोगों ने क्या बना लिया है, इस डिटरमिनेंट को बना लिया है। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करें, क्योंकि H11 के अंदर H21 के अंदर सारे टर्म बस क्या आने वाला है, हैमिल्टन आने वाला है, जो कि आपको पता नहीं है, पता है तो आपका क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो बेसिकली यहां पर लिया गया अप्रोक्सीमेशन, इस H11 को, इस H12 को, इन सारे के सारे टर्म्स को हक्कल ने अपने खुद के पैरामीटर्स दे दिए। उसने कहा कि आपके पास जो HII होता है ये हमेशा क्या होने वाला है, अल्फा के बराबर होने वाला है। आपके पास जो HIJ होगा ये बीटा के बराबर होगा अगर I और J क्या होने वाले हैं, कनेक्टेड रहने वाले हैं। आपका HIJ क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा अगर आपके पास I and J नोट कनेक्टेड है। जैसे कि मानकर जब मॉलिक्यूलर पास यहाँ पर क्या होने वाला है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, आपके पास यहाँ पर क्या है, CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो आपके पास ये क्या होगा, फर्स्ट कार्बन पास क्या होने वाला है, सेकंड कार्बन पास क्या होने वाला है, थर्ड कार्बन होने वाला है। अगर मैं बात कर रहा हूँ HII की, इसका मतलब बात कर रहा हूँ मैं H11 की, H22 की और H33 की, तो हर एक केस में पास क्या होने वाला है, अल्फा के बराबर होने वाला है। पास क्या है, हक्कल का पैरामीटर है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो बाद में बात करेंगे। उसके बाद आपके पास जो यहाँ पर HIJ है, यानी आपके पास क्या हो जाएगा, H12 आपके पास हो जाएगा, H13 आपके पास हो जाएगा, H21 आपके पास हो जाएगा, H23 आपके पास हो जाएगा, H31 आपके पास हो जाएगा, या फिर आपके पास H32 हो जाएगा। तो इनकी वैल्यूज को आप लोग कैसे लिखोगे, तो ये आपके पास बराबर होते हैं बीटा के अगर I and J कनेक्टेड हैं। जैसे कि बात कर रहा हूं 1 और 2 की, तो अगर आपके पास यहां पर 1 कार्बन और सेकंड कार्बन एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो मैं क्या बोलने वाला हूं, उसको बीटा के बराबर डायरेक्टली बोल दूंगा। लेकिन अगर ये कनेक्टेड नहीं है, जैसे कि मैं बात करने वाला हूं यहां पर H13 की, और फर्स्ट वाला कार्बन और थर्ड वाला कार्बन एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, पास 0 के बराबर हो जाएगा। और SII आपके पास 1 के बराबर होता है और SI आपके पास क्या होता है, 0 के बराबर होता है। इसकी बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इसको आप लोग समझ भी सकते हो ऑर्थोगोनैलिटी की थ्योरम के बाद भी। लेकिन अभी जो आप लोग ये थ्योरी पढ़ रहे हो इसके अंदर बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन ले लिया गया है। हैमिल्टन की जगह उसने खुद के ही पैरामीटर ले लिए गए जो कितने एग्जैक्ट हैं उसके बारे में पता नहीं है, इसीलिए आपके पास ये थ्योरी कभी भी क्वांटिटेटिव नहीं रहती है, सिर्फ आपके पास क्वालिटेटिव है। और सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स को आप लोग यहां से पढ़ सकते हो, जैसे कि अगर आपके पास सिस्टम आपके पास एक ये होने वाला है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 आपके पास ये होने वाला है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड आपके पास CH2 का नेगेटिव, तो इसको दोनों को आप लोग क्या कर सकते हो, कंपेयर
कंपेयर कर सकते हो। जो अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर है वही अप्रोक्सीमेशन आपके पास यहाँ पर होने वाले हैं, इन पर होने वाले हैं। तो सारे मॉलिक्यूल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं और जितनी बातें मैंने आपको बताई है वो सारी की सारी बातें मैंने यहाँ पर एक अच्छे तरीके से लिखी हुई है। लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ दैट HOMOT इज नॉट एट ऑल क्वांटिटेटिव बट इट इज क्वालिटेटिव फॉर द कंपैरिजन ऑफ बिलो मॉलिक्यूल। जैसे कि अगर आपके पास कुछ इस टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, बस क्या होते हैं, सेम टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, इनके अलावा भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, उसको मैंने आगे जाकर लिखा हुआ है, तो उनके बीच में कंपैरिजन आप लोग कर सकते हो। तो जितनी बातें मैंने आपको बताई है उन सबको मैंने यहाँ पर नोट्स में लिखा हुआ है। हेडिंग मैंने यहाँ पर लिखी हुई है एप्लीकेशन ऑफ लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल है इसका एप्लीकेशन क्या होता है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है टू स्टडी द पाई इलेक्ट्रॉनिक मोशन इन प्लेनर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन HMO थ्योरी, यानी कि हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं MOT और VBT को भी। हक्कल थ्योरी इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल जनरली अप्लाइड टू सिंपल प्लेनर कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम। जैसे कि आपके पास CH2 CH CH2 पॉजिटिव, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 रेडिकल, CH2 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 नेगेटिव, आपके पास साइक्लोब्यूटेडीन हो सकता है, आपके पास यहाँ पर इस टाइप का सिस्टम हो सकता है, ये भी हो सकता है, आपके पास बेंजीन रिंग भी हो सकती है। इन टाइप के सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले हैं HMO थ्योरी से। आपके पास यहाँ पर क्या होता है, पास पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस क्या होता है, डीलोकेशन हो रहे होते हैं। तो डीलोकेशन करते वक्त इनकी एनर्जी क्या होती है, डीलोकेशन एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन आपके पास कितनी होने वाली है, पर बॉन्ड आपके पास कितनी होने वाली, सारी की सारी बात हम लोग करने वाले हैं इस थ्योरी के अंदर। कैसे आप लोग इसको सोल्व करते हो, हम लोग सोल्व करने वाले विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट को आप लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लिकेशन भी आप लोग सीख चुके हो स्टार्टिंग के लेक्चर के अंदर। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दिस थ्योरी वर्क्स ऑन सिग्मा पाई सेपरेबिलिटी प्रिंसिपल। पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड ओवर द फ्रेमवर्क ऑफ इफेक्टिव फील्ड प्रोवाइडेड बाय न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन ऑफ एटॉमिक इनर शेल, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, को इलेक्ट्रॉन बोलते हो, एंड लोकलाइज्ड सिग्मा बॉन्डिंग। आपके पास यहाँ पर जो भी सिस्टम आपके पास ये क्या है, आपके पास यहाँ पर CH2 है, डबल बॉन्ड आपके पास यहाँ पर क्या है CH, आपके पास यहाँ पर क्या है CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो जब आपके पास यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, जब ये डीलोकलाइज कर रहे होंगे, तो उस केस के अंदर आपके पास जो कार्बन का स्केलेटन बच गया है, जो सिग्मा बॉन्ड बच गया है, वो जितनी चीज आपके पास बच गई है वो सिर्फ और सिर्फ एज ए फ्रेमवर्क काम कर रही होगी। उसकी वजह से आपके इस मोशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा। इसीलिए इस थ्योरी को बाद में क्रिटिसाइज भी किया गया। आपके पास यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड होने वाला है, जो आपके पास यहाँ पर जो मेटेरियल होने वाला, जो भी आपके पास एटम होने वाले हैं, इन सबको एज ए फ्रेमवर्क ट्रीट किया गया और इन सबका जो भी इन्फ्लुएंस होने वाला है इस इलेक्ट्रॉन के मोशन के ऊपर, उसको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया गया। ये चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है इस पॉइंट के ऊपर। फिर मैंने लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3, इफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल इज इन XY प्लेन दैन द मोमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जनरली अकर इन PZ ऑर्बिटल। आपको पता है कि आपके पास ये क्या हो जाएंगे, सारे के सारे sp2 हाइब्रिड हो जाएंगे। आपके पास जो लोन पेयर होंगे, जो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, वो आपके पास कहां पर होने वाले हैं, आपके पास PZ ऑर्बिटल के अंदर होने वाले हैं। सो एवरी कार्बन एटम प्रोवाइडेड PZ एटॉमिक ऑर्बिटल टू ओवरऑल पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अगर आपको पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखना है तो उस केस के अंदर क्या लेना पड़ेगा, एक ट्रायल वेव फंक्शन लेना पड़ेगा, जिसके अंदर सारे के सारे कार्बन एटम के आपको p ऑर्बिटल को यहां पर कंसीडर करना पड़ेगा। बाद जो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मोशन के अंदर हैं, वो आपके पास PZ ऑर्बिटल के अंदर ही रहने वाले हैं। आपके पास जो डबल बॉन्ड होता है वो PZ ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से ही बनता है। अब मैंने यहाँ बनाया हुआ स्ट्रक्चर, बस यहाँ पर क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अगर ये XY प्लेन है तो आपके पास ये क्या हो जाएंगे, PZ ऑर्बिटल हो जाएंगे। बस ट्रांजिशन क्या हो जाएगा, C1 इंटू में 5 PZ1 प्लस का C2 इंटू में 5 PZ2 प्लस का C3 इंटू में 5 PZ3। द सॉल्यूशन ऑफ अबव लीनियर वेरिएशन फंक्शन इज पॉसिबल थ्रू सेक्युलर डिटरमिनेंट। अब आपको पता है कि अगर आपका ट्रायल वेव फंक्शन ऐसा होगा तो इसको सॉल्यूशन आप लोग कैसे ले सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट। तो उसको आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली इस तरीके से ले सकते हो, H1 और माइनस का ES1। आपके पास यहाँ पर कुछ इस टाइप की टर्म आएगी, बस यहाँ पर क्या होता है, C1 होता है, C2 होता है, C3 होता है, बस क्या होते हैं, वेरिएशनल पैरामीटर होते हैं। अब क्योंकि ये आपका 0 के बराबर नहीं हो सकता, सिंस वेरिएशनल पैरामीटर कांट बी 0, देयरफॉर आपके पास क्या होने वाली है, ई टर्म आपके पास क्या होने वाली है, 0 के बराबर होने वाली है। अगर आपके पास यहाँ पर 3 रो है, आपके पास यहाँ पर 3 कॉलम है, तो आपके पास यहाँ से क्या बनने वाली है, 3 इक्वेशन बनने वाली है। और इन 3 इक्वेशन बस क्या आने वाले हैं, 3 सॉल्यूशन आने वाले हैं। यानी कि आप जब भी इसको सोल्व करें, पास यहाँ पर क्या आने वाली है, 3 वैल्यू आने वाली है एनर्जी की। उसके अंदर से जो सबसे कम होती है उसको आप लोग क्या कर लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो। आपके पास क्या होती है, एग्जैक्ट के सबसे ज्यादा क्या होती है, क्लोज होती है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एनर्जी एंड फंक्शन हक्कल रिप्लेस द सेक्युलर डिटरमिनेंट पैरामीटर हैमिल्टन इंटीग्रल इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड हक्कल पैरामीटर। आपके पास जो यहाँ पर एक एक टर्म है, H1 आपके पास है, H12 आपके पास है, ये सारे आपके पास क्या होती है, हैमिल्टन का इंटीग्रल होता है। इसमें आपके पास क्या होता है, हैमिल्टन होता है। क्योंकि ये हमें नहीं पता है तो इसीलिए हक्कल ने यहाँ पर अपने खुद के पैरामीटर यहाँ पर ले लिए हैं, जिसको उसने एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन किया था। तो उसकी वैल्यूज को आपको यहाँ पर डायरेक्टली मेमोराइज करना है, डायरेक्टली उसको यहाँ पर याद करना है। बस क्या हो जाएगा, HII आपके पास अल्फा के बराबर हो जाएगा, HIJ बीटा के बराबर। अगर I और J डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, इनकी वैल्यूज को कैसे याद करना आपको पता होना चाहिए। HIJ आपका 0 हो जाएगा अगर आपका I और J नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड। इसको मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा भी चुका हूं। उसके बाद आपका जो SIJ है बस ये हो जाएगा 0 और SII बस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको आप लोग प्रूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑर्थो नॉर्मल सेट। और इन सब एप्रोक्सीमेशन की वजह से आपकी थ्योरी होने वाली बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज होने वाली है, क्योंकि इसके पास क्या हो गए, बहुत ज्यादा पास यहाँ पर क्या होने वाले हैं, एप्रोक्सीमेशन हो गए हैं। अब आपके पास जो वैल्यूज आती है वो एग्जैक्ट बिल्कुल भी नहीं आती है, लेकिन इससे आप लोग कंपेयर कर सकते
सकते हो कुछ सेम टाइप के सिस्टम को। जैसे कि अगर आपके पास यहाँ पर कुछ इस टाइप की डिटरमिनेंट आ जाएगी, कैसे आने वाली है आपके पास, जब आप लोग उन हक्कल पैरामीटर का यूज करोगे आपके पास क्या होने वाले हैं, यहाँ पर इस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी। तो जब आप लोग उन हक्कल के पैरामीटर्स का यूज करोगे आपका जो डिटरमिनेंट है ये आपके पास एक सिंप्लीफाई वर्जन के अंदर निकल कर आ जाएगा। जैसे कि आपके पास मान लो सिस्टम आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड आपके पास CH2 पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर बात करूंगा मैं इस वाले सिस्टम की तो आपके पास यहाँ पर जो लिखा हुआ है H1 पास क्या बन जाएगा HII, और आपके पास जो HII होते हैं उससे पहले पास क्या होती है, अल्फा के बराबर होती है। मैंने क्या लिख दिया, अल्फा लिख दिया। उसके बाद माइनस ई आप लोग लिख दो एज इट इज। S1 आपके पास क्या हो जाएगा 1 के बाद इसमें क्या लिख दो 1 लिख सकता हूँ। यहाँ पास क्या बन जाएगा H12 और 1 और सेकंड का पास क्या डायरेक्टली करने पास क्या बन जाएगा, डायरेक्टली आपके पास बीटा के बराबर बन जाएगा, बीटा माइनस का ई। आपके पास S12 आपके पास क्या बन जाएगा SIJ इक्वल टू आपको क्या लेना, 0 लेने पर क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो इस तरीके पर सोल्व पास क्या बन जाएगा, अल्फा माइनस का ई बन जाएगा, बीटा बन जाएगा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। आपके पास यहाँ पर नए टर्म्स निकल जाएंगे, आपके पास यहाँ पर नया डिटरमिनेंट बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ हक्कल पैरामीटर पर क्या बन जाएगा, अल्फा माइनस का ई बीटा 0 बीटा अल्फा माइनस का ई बीटा 0 बीटा अल्फा माइनस का ई। अब कैसे मैंने यहाँ पर इसको सोल्व करके इसको लिखा है, इसको आप लोग प्लीज कर देखिएगा। अगर एक भी टर्म आपकी अलग आ रही है, आप यहाँ पर इसको सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अच्छे से आकर एक्सपेंड भी कर दूंगा। और जब आप लोग इन डिटरमिनेंट को सोल्व करोगे तो आपके पास आने वाली है 3 इक्वेशन, और उन 3 इक्वेशन आपके पास आने वाली है 3 वैल्यूज एनर्जी की, और उन वैल्यूज को अभी के लिए आप लोग डायरेक्टली याद कर लो, इनको बाद में हम लोग सोल्व भी करने वाले हैं। आपके पास एनर्जी वैल्यू क्या क्या आने वाली है, पास आने वाली है अल्फा प्लस का √2 बीटा, आपके पास आने वाला है अल्फा, आपके पास वैल्यू आने वाली है अल्फा माइनस का √2 बीटा। ये अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, इसके बारे में आगे आगे बात करेंगे, लेकिन अभी आप लोग बस ये याद कर लो कि आपके पास जो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू होती है, जो यहाँ पर ये बीटा की वैल्यू होती है आपके पास हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। इसीलिए आपके पास अल्फा प्लस √2 बीटा पास क्या आता है, सबसे लोअर एनर्जी के अंदर आता है। बीटा भी नेगेटिव होता है, अल्फा भी नेगेटिव होता है, और अल्फा आपके पास क्या होता है, ज्यादा नेगेटिव होता है। और अल्फा प्लस √2 बीटा पास क्या आने वाला है, अल्फा और पास क्या आएगा, अल्फा माइनस का √2 बीटा आएगा, क्योंकि बीटा अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव इन बस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इसकी थोड़ी सी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। इससे मैं क्या बोलता हूँ, सबसे ऊपर बोल रहा क्या आएगा, अल्फा प्लस क्या आएगा, अल्फा प्लस का √2 बीटा आएगा। तो इस ऑर्डर को आपको लास्ट में याद करना है, इस ऑर्डर से ही आप लोग आगे जाकर सब कुछ निकालने वाले हो। कैसे सोल्व करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कि आखिर ये अल्फा और बीटा होता क्या है। तो अल्फा को आप लोग बोलते हो कूलम इंटीग्रल, और बीटा को लोग क्या बोलते हो, एक्सचेंज इंटीग्रल बोलते हो। ऐसा क्यों बोलते हो, आप लोग मांगेगा सिस्टम पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो सबसे पहले आपका जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के pz ऑर्बिटल के अंदर ही रहने वाला है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन के पास इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन एटम में क्या है, इन्फ्लुएंस है। तो आपके पास जहां पर क्या बन जाएगा, H1 पास क्या बन जाएगा, पैरामीटर बन जाएगा। अगर मैं इसको अल्फा बोल रहा हूं, जिसको उसने क्या निकाला, एक्सपेरिमेंट में निकाला था, उसको मैं क्या बोल रहा हूं, कूलम इंटीग्रल बोल रहा हूं। के पास यहां पर क्या होते हैं वाले हैं, कूलम इंटरेक्शन होने वाले हैं। लेकिन इस वक्त ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन के ऊपर है, तो इसको मैं क्या बोलने वाला हूं, कूलम इंटीग्रल बोलने वाला हूं। और इस इंटीग्रल की वजह से इसको क्या मिलती है, यहां पर स्टेबिलेशन मिलती है, तभी आपका इलेक्ट्रॉन कहां पर है, इस ऑर्बिटल के अंदर है। वो इलेक्ट्रॉन कहीं और नहीं है, वो सिर्फ इसी ऑर्बिटल के अंदर है। तो डेफिनेटली उसको वहां पर कुछ ना कुछ स्टेबिलेशन मिल रही होगी, जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है, इसकी वैल्यू नेगेटिव के बराबर होती है, क्योंकि इसकी एनर्जी कम होगी, तभी आपके पास ये क्या है, स्टेबल है। जब आपका ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम की pz ऑर्बिटल को छोड़कर कहां जा रहा होगा, नेक्स्ट कार्बन के pz ऑर्बिटल में जा रहा होगा, तो उस केस के अंदर आपके पास जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन के pz ऑर्बिटल के अंदर और इस कार्बन के pz ऑर्बिटल के अंदर एक्सचेंज हो रहा होगा, जिसकी वजह से अगेन आपके पास एक स्टेबिलेशन एनर्जी रिलीज होने वाली है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को तभी छोड़कर वहां पर जाएगा क्योंकि उसको अगर स्टेबिलेशन मिल रही होगी। तो अगर स्टेबिलेशन नहीं मिलेगी तो वो जाएगा क्यों, अगर वो जा रहा है तो उसको कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी मिल रही है, यानी कि इसको एक्सचेंज करते वक्त भी इसको क्या मिलती है, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है। यानी कि आपके पास इस बीटा की वैल्यू भी क्या होने वाली है, नेगेटिव होने वाली है। बीटा को लोग क्या बोलते हो, एक्सचेंज इंटीग्रल बोलते हैं। बस क्या होता है, H12 से आप करते हो, इसको डिनोट करते हो। अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर H13 की, बस क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा 3 बन जाएगा। तो डायरेक्टली आपका इलेक्ट्रॉन, आपका ये वाला pz ऑर्बिटल, आपका ये वाला जो pz ऑर्बिटल है ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इनके बीच में कोई भी एक्सचेंज नहीं हुआ है। इसीलिए आप लोग क्या करते हो, H13 की वैल्यू को आप लोग क्या लेकर चलते हो, 0 के बराबर लेकर चलते हो, क्योंकि कार्बन 1 के pz ऑर्बिटल के अंदर और कार्बन 3 के pz ऑर्बिटल के अंदर डायरेक्टली कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है। तो इस चीज को भी आपको यहां पर समझना है कि आपके पास अल्फा की वैल्यू भी यानी कि कूलम इंटीग्रल की वैल्यू भी, और आपके पास बीटा की वैल्यू भी यानी कि एक्सचेंज इंटीग्रल की वैल्यू पास क्या होगी, दोनों की नेगेटिव होती है। अल्फा ज्यादा नेगेटिव होता है, बीटा के पास क्या होता है, कम नेगेटिव होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आपके इस कार्बन के ऊपर क्या है, बहुत देर से है, ये बहुत टाइम तक यहां पर रहता है, यानी कि इसका यहां पर क्या मिल रही है, ज्यादा स्टेबिलेशन मिल रही है, किसी वैल्यू क्या है, ज्यादा नेगेटिव है। एक्सचेंज होते हुए आपके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं, वहां पर बहुत कम रहते हैं। इसका मतलब वहां पर स्टेबिलिटी तो है लेकिन बहुत कम स्टेबिलिटी है। तो अगर वहां पर कम स्टेबिलिटी है उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है, यानी कि आपके पास क्या होने वाली, लेस नेगेटिव होने वाली। लेकिन आपके पास अल्फा भी नेगेटिव होता है और आपके पास बीटा भी नेगेटिव होता है। तो अल्फा और बीटा के अंदर आपके पास जो
डिटर्मिनेंट था उसका सोल्यूशन आपके पास निकल कर आ गया, पता चल गया आपके पास क्या होता है, अल्फा भी नेगेटिव, आपके पास क्या होता है, बीटा भी नेगेटिव होता है। तो इस एनर्जी ऑर्डर को आप लोग अब सेट कर सकते हो, यानी कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है आपके कहां रहने वाले हैं, इन ऑर्बिटल्स के अंदर रहने वाले हैं। तो अब आप लोग जब इन एनर्जी लेवल्स के अंदर ट्रांजिशन हो रहा होगा तो उनके बीच का एनर्जी गैप भी आप लोग निकाल सकते हो, जिससे आप लोग बाकी सभी चीजें निकालने वाले हो। लेकिन वो सब लोग निकालेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल के ऊपर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन आइकन आपको जरूर दबाना है ताकि नोटिफिकेशन भी आपको टाइमली मिलती रहे। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।